किसान भाइयों, आज चारों तरफ हम जूझ रहे हैं एक ऐसी बीमारी से और वो बीमारी पूरी दुनिया को अपने आगोश में समेट रही है। और इसमें बार-बार बात की जा रही है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है ना, वो जिसकी मजबूत होगी वो इसको झेलने की क्षमता रखता है। और रोग प्रतिरोधकता आती है शरीर में श्रम करने से, अच्छा खाना खाने से। और जब खाने की बात आती है तो एक खाद्य श्रृंखला होती है जिसमें हम अलग-अलग माध्यमों से भोजन प्राप्त करते हैं और उसी में सब कुछ खेती से आता है, चाहे पशुपालन से आए, चाहे मुर्गी पालन से आए, चाहे हमारे खेतों से आटा आए, मतलब ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, धान। तो ये जितने अच्छे गुणवत्ता पूर्वक होंगे उतना ही स्वस्थ शरीर होगा। तो आज इस संदर्भ में हमको क्या-क्या अपने एक विचार को नया रूप देने की जरूरत है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में प्रोफेसर डॉक्टर संतोष मिश्रा जी, जो कि अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के। तो डॉक्टर साहब, ये सब कुछ खाद्य श्रृंखला की कड़ी का एक हिस्सा मान के अगर हम सोचें तो बताइए कि इसमें अब कुछ नए सिरे से खेती को परिवर्तित करने की जरूरत आन पड़ रही है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा आज टॉपिक आपने सतवित जी रखा है, क्योंकि पूरा दुनिया इस समय परेशान है और मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में इस समय जो लहर कोविड की चल रही है वो बहुत ही दुखदाई है और इससे ज्यादा गंभीर स्थिति, हाँ, और इससे ज्यादा क्या हो सकती है। और ये पूरा सब कुछ डिपेंड करता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर, खान पान पर, और ये सब डिपेंड करता है कि हम कैसा उत्पादन कर रहे हैं जी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज से अगर 40 साल हम पीछे चले जाएं तो हमारे किसान भाई मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, जो उनके खाने का एक पार्ट हुआ करता था, चना उनके खाने का हिस्सा हुआ करता था, ज्वार बाजरा उनके खाने का हिस्सा हुआ करता था। और आज स्थिति यह है कि हर घर से ज्वार जा चुका है, बाजरा जा चुका है, चना जा चुका है और जौ जा चुका है जी। अब केवल गेहूं और चावल, ये दो पे हमारा आज की जनरेशन चल रही है और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक किए हुए है। क्योंकि मैं वैज्ञानिक हूं और हमको ये मालूम है कि इसमें हम किसान भाइयों को और आम जनता को ये बताएं कि हमारे भोजन का जो हिस्सा है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए जी। और हम कैसा उत्पादन करें। तो मैं आपके आकाशवाणी के माध्यम से किसानों को बताना चाहता हूं कि आज की स्थिति में आप देख रहे हैं कि पहले ये था कि कोविड का जो पहली लहर थी उसमें मोर देन 60 को ज्यादा डेंजरस पोजीशन थी, वो उन लोगों के साथ ज्यादा खतरा था जी। लेकिन अब इस समय जो चल रहा है उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़े जवान लोग इसमें हमारे बीच से जा रहे हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा है। उसका केवल और केवल कारण है उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक होना। कोविड चूंकि वायरस के प्रति हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं, हमारे खून में जो कोशिकाएं होती हैं, वो इस बीमारी से, इस वायरस से लड़ती हैं। जी। सेल्स हमारी लड़ती हैं और वो तब होता है जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो, हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो। और वो तब होती है जब हम मोटा थोड़ा खाएं, जिसमें हमारे खाने के उसमें चना होना चाहिए, बाजरा होना चाहिए, मक्का होना चाहिए, ज्वार होना चाहिए, जौ होना चाहिए। ये हम अपने खाने में अगर चीजों को सम्मिलित करते हैं तो ये पक्का है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, हाँ जी, आपको दूसरा दूसरा मेरा ये था कि हम ये विलासिता की जिंदगी जी रहे हैं, हम शारीरिक श्रम देख रहे हैं कि आप गांव में किसान मेहनत कर रहा है तो उस पर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, वो संघर्ष कर रहे हैं और वो रिकवर हो रहे हैं। लेकिन हमारे जो शहर के भाई बहन है, हमारी जो आबादी शहर की है, उनकी थोड़ा विलासिता की जिंदगी है। उनको न तो योगा करने का समय मिलता है, न व्यायाम करने का मौका मिलता है, न अनुलोम विलोम करने का मौका मिलता है, न शारीरिक श्रम करने का मौका मिलता है और न वो करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है वो खराब हो रहा है। इस समय जो प्रमुख रूप से चीज निकल के आ रही है कि जिसका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है उनकी स्थिति कोरोना पॉजिटिव में जा रही है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो खाने के साथ जुड़ी हुई है
और हमारा कृषि का उत्पादन ऐसा हो कि जो कहते थे ना, भोजन की थाली ताकतवर हो। हाँ, तो वो खेत से आता है, पशुओं से आता है, तो उसकी क्वालिटी का विषय आ गया कि हमको क्वालिटी प्रोड्यूस भी लेके आना हाँ, है। बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि समस्या ये है डॉक्टर साहब कि क्वालिटी किसान पैदा कर लेता है, बाजार और उसको उपभोक्ता। उपलब्ध नहीं है उसका, हाँ उसको क्वालिटी का बाजार उपलब्ध नहीं है जी जी। और तो उसकी श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी नहीं है ना, तो अब ये हाँ, ये ये मार्केट लेड एक्सटेंशन एग्रीकल्चर में जो चल रही है आजकल, वो क्वालिटी लेड एक्सटेंशन से थोड़ा भिन्नता रखती है। कैसे सामंजस्य सुझाओगे इसमें? ऐसा है कि चूंकि हमारे भोजन का एक पार्ट दूध है, जी। जो हमारी हमको प्रोटीन देता है, फैट देता है हम्म। और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। जी दूध पशुओं से आता है, जी या हम नॉन वेज लेते हैं, तो जी इसमें नॉन वेज का भी बहुत ज्यादा रोल कोविड में अच्छा नहीं बताया जाता है जी इम्यूनिटी सिस्टम में। तो प्रमुख रूप से हमारा मोटा अनाज और दूध है, अंडा है। अब ये जो हमारी चीजें आ रही हैं, ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि किसान इस समय जो पैदा कर रहा है, जैसे मैं आपकी फॉडर की बात करता हूँ, जी तो इस समय किसान भाई ज्वार बोझ रहे हैं, चारे के लिए बाजरा बो रहे हैं, मक्का बो रहे हैं, लोबिया बो रहे हैं, ग्वार बो रहे हैं। ये चूंकि मथुरा में आप देखते हैं ब्रज क्षेत्र में पशुधन बहुत है, गायें बहुत हैं, गायें हमारी आवारा भी घूमती हैं, किसानों को दिक्कत भी करती हैं। और गाय क्या खा रही है, इस चैनल आपके माध्यम से बताने की जरूरत नहीं है कि गाय हमारी क्या खा रही है। जी। गाय हमारी जितना विषाक्त चीजें मिल सकती हैं, गाय हमारी खा रही है। हम्म। तो उससे जो चारा है, एक तो जानवर को प्योर नहीं मिल रहा है, वो बैलेंस नहीं है, और दूसरा वो शुद्ध नहीं है। जी अब जो हमारे किसान भाई चारा जो जानवरों को खिला रहे हैं, किसान भाइयों की स्थिति होती है कि वो चारे को जल्दी पैदा करें। जी जैसे चारा बोया, चारे की पहली कटाई 40 से 45 दिन पे होती है। तो अगर पुअर क्रॉप है तो किसान क्या करता है, उसमें यूरिया की क्रॉप ड्रेसिंग करता है लगातार। हम्म। चारा और यूरिया का ऐसा तालमेल है कि वो पानी देते हैं, चारे की कटिंग की, पानी दिया और यूरिया दी, जी देन यूरिया दी। यूरिया से वो जो है नाइट्रोजन से उस क्रॉप की ग्रोथ को डेवलप करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि गन्ना को खींच के ले जाते हैं पूरे मेरठ मंडल के लोग, जी लेट बोते हैं और यूरिया की दम पर उसको ले जाते हैं। तो ये जो रसायन है, जिसमें हम यूरिया की बात करते हैं, फास्फोरस की बात करते हैं, पोटाश की बात करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करते हैं, ये जितने रसायन हैं, इनका हम प्रेशर दे करके क्रॉप को ले रहे हैं। जी तो उस क्रॉप में हमारी ऐसे तत्व नहीं है जो हम उनको खाके या जानवर खाए और जानवर का जो दूध पैदा हो वो इम्यूनिटी डेवलप कर पाए। उसके लिए आवश्यक है कि हम जितनी भी हमारी गोबर की खादें हैं, हम चारे वाले खेतों में उनका इस्तेमाल करें। और जितनी भी अवशेष हैं, जैसे हम लोग पराली में आग लगाते हैं, उसको न लगाएं, भूसा में आग लगा देते हैं, जो बच जाता है, ठूंठ बचते हैं उनमें आग लगा देते हैं, गेहूं में, वो भी हम न लगाएं। और इन सब चीजों को अगर हम खेत में सड़ाएंगे तो इससे हमारे खेत की ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम का ओरिजिनली जैविक तत्वों से उसका स्तर बढ़ेगा। और उससे जो चीज या गोबर की खाद से जो उत्पादन होगा, चाहे वो ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, लोबिया हो, या हमारे खाने की चीज हो, सब्जियां हो। जैसे सब्जी है, सब्जियों में खाद बहुत पड़ती है। भिंडी में किसान भिंडी बो रहे हैं और यूरिया देते हैं, भिंडी तोड़ी, पिचिंग की और यूरिया डाल दी। हम्म। तो ये सब चीजें जो हमारा खाने की जो भोजन की थाली है, वो पूर्णतः स्वस्थ होनी चाहिए, जो न हमारी है न पशु की है। पशु की नाद में जो खाना जा रहा है, चारा जा रहा है, वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। वो हम्म। बिल्कुल ऐसा नहीं है जिससे हम उम्मीद करें कि हमें जानवर जो है शुद्ध और स्वच्छ और शुद्ध दूध देगा। ये बिल्कुल संभव नहीं है आज की डेट में। तो हमें सबसे पहले अपना इम्यूनिटी, क्योंकि ये चीज थर्ड पोर्शन पे जाकर के हमको इफेक्ट करती है। जी जी जमीन में हमने क्या डाला, उससे क्या पैदा हुआ, उसका जानवर ने या मनुष्य ने सेवन किया, हम्म। तो इसकी थर्ड जनरेशन हम इस्तेमाल करते हैं। तो जी अब आप देखिए, अब किसान कहता था हमने तो खेत में डाला था रसायन, हम्म। खेत में जरूर डाला था, लेकिन खेत से जो तुमने पैदा किया उसमें वो चीजें आई। आप देख रहे हैं कि क्यूबा है, वहां पर धान की खेती बहुत होती है, धान में इतना
केमिकल और रसायन और दवाएं डाली गई कि वहां जो औरतें थी उनके जो दूध थे बच्चों को पिलाए गए, उसमें जहर पाया गया। जी लेकिन कैसे हुआ कि वो वहां काम करती थी, उसका सेवन करती थी, उससे जो बच्चों के टेस्ट कराए गए, जो माँ का दुग्ध सेवन किया बच्चों ने, उसमें वो जहर पाया गया। तो जी इसी तरह हम पशुओं को जो चारा खिलाते हैं उसमें भी ये जहर आ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को थोड़ा बताना चाहता हूं कि कृपया रसायनों का प्रयोग, चारे की जो फसलें, इस समय आप ज्वार का बहुत अच्छा समय चल रहा है बुवाई का, इसमें जी 40 से 50 किलोग्राम बीज जो है प्रति हेक्टर की जरूरत पड़ती है, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की भी 100-140 की रिकमेंडेशन की गई है। तो मैं केवल ये बताना चाहता हूं, क्योंकि ज्वार का मैक्सिमम एरिया है हमारे जनपद जी में चारे के रूप में, आपका होडल पलवल से लेकर के आप चले जाएं नौझील, बाजना और आगरा तक, आप ये पूरे ब्रज मंडल की बात करता हूँ, चाहे आपका भरतपुर हो, आगरा हो, इस सब में ज्वार का एरिया बहुत ज्यादा है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समय जो बुवाई कर रहे हैं उसमें कहीं से खाद ले लें, गोबर की, अपने पास नहीं है मोड़ ले, खेत में डालें, और उससे जो चारा पैदा होगा उसमें एक तो ये होगा कि उसमें जो SCN आता है जिससे जानवर मर जाते हैं, जी वो चीज का इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? कि उस जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी जिसमें आप गोबर की खाद डालें, जी उसमें अधिक समय तक पानी रहेगा, तो उसमें SCN का इफेक्ट नहीं होगा, जानवर उसको खाएगा तो बीमार नहीं होगा, मरेगा नहीं, और जानवर उस चारे को खाएगा तो वो चारा शुद्ध होगा, उससे जो दूध हम लोग सेवन करेंगे, वो दूध हम पीने के बाद हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होगी, हम स्वस्थ होंगे, और इस तरह के, चाहे वो फ्लू हो या बुखार हो या और तरह के पेट में कोई प्रॉब्लम है या कोविड का जो ये चल रहा है, इसके इन बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में पैदा होगी। और आज के टाइम में पूरा देश ये कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि आप किसी भी तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, तो क्योंकि डॉक्टर दवाएं साहब, अलग हैं। आपसे जो हमारी इतनी देर से जो बातचीत हुई उसमें एक चीज निकल के आई कि हमको अपने थाली तक जो भोजन पहुंच रहा है वो उसकी शुद्ध होना चाहिए। उसको शुद्धता और उसकी जो गुणवत्ता है उन दोनों को हमें उठाना पड़ेगा। इसके हाँ, उसकी लिए क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी। उपभोक्ता को पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ आप क्वालिटी अगर लेना चाहोगे तो थोड़ा भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ साथ किसान को वो चीज पैदा करनी पड़ेगी। हाँ, देखिए किसान, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं हम्म कि किसान, जो हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करा भी रहे हैं, कई किसान हैं जैसे बाबूगढ़ में है कर रहे हैं, अब अवेरनी में लोग किसान कर रहे हैं, और भी गांव हैं जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग किसान कर रहे हैं। लेकिन किसान के एक दर्द है जो हम भी महसूस करते हैं हम्म कि किसान जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है तो 1-2 साल उसको प्रोडक्शन, जैसे गेहूं में 50 कुंटल नहीं आ रहा है, धान में उतना नहीं आएगा, 3 साल बाद आएगा, जी तो 2 साल तक उसकी ईल्ड जो है 20%, 15% कम आती है। जी तो अब अगर उसकी भरपाई हो जाए, इसका प्रॉपर मार्केट हो, जैसे मॉल हैं, कोई एक हर शहर में, कस्बों में ऑर्गेनिक फार्मिंग का टेस्टिंग लैब हो, वहाँ किसान अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैदा करे, लौकी, तोरई, सब्जी, भिंडी, गेहूं, चावल, धान, ज्वार, बाजरा, ये जितना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है किसान करे, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो, और किसान को उसका भुगतान उपभोक्ता को करना चाहिए। जी अगर हम प्योर मतलब ऑर्गेनिक गेहूं लेना चाह रहे हैं तो हमको 4,000 रुपए या 3,000 रुपए पे करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी जी अगर हम ये चाहें हमें ऑर्गेनिक मिल जाए और 1,800-1,900 रुपए के रेट पे मिल जाए तो वो संभव नहीं है, नहीं उससे किसान को घाटा होगा। तो ऐसी स्थिति में किसान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार नहीं करेगा, वो पैदा नहीं करेगा, घाटे का काम किसान नहीं करेगा। नहीं तो करेगा। हाँ, तो मैं उपभोक्ताओं से भी ये कहना चाहता हूं कि अगर कहीं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको मिलता है, किसान विश्वास दिलाता है, तो उसका आप अधिक पे करिए। वो इसीलिए कि आप वहां उसको 100 रुपए पे कर रहे हैं, लेकिन आप दसियों हजार लाखों रुपए बीमारी से बचा बचा रहे हैं, जी आप अपने को स्वस्थ रख रहे हैं, फैमिली को स्वस्थ रख रहे हैं। तो जो तो उपभोक्ता ये बियर कर सकते हैं एक्सेज अमाउंट को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, तो वो जरूर करें। क्योंकि मैं थोड़ा सा एक सेकंड आपको बता दूं, मैं चूंकि यूएस में कई बार जा चुका हूं, मैंने वहाँ जो बिग बड़े बड़े मॉल हैं वहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का अलग केबिन होता है, चेम्बर है, जी अलग विंग है, वहां वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और लोग जाते हैं, और सबको मालूम है कि यहाँ रेट ज्यादा है, जी लेकिन फिर भी लोग वहां जाते हैं और सामान को अपने बास्केट में रखा और लेते हैं, और बड़ा प्रेम से जो लोग बियर कर सकते हैं इस अमाउंट को,
वो लेते हैं और भुगतान करते हैं। तो ऐसा एक सिस्टम हमारे देश में भी हर जिले में, कस्बों में पैदा हो तो मैं समझता हूं कि हमारा प्रोडक्ट किसान अच्छा पैदा करेगा और उसका उपभोक्ता उसको अच्छी इस्तेमाल करेगा तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप स्वतः ही अपने आप हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी दी ये काफी बहुत ही अलग तरीके से बात रखी है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच।